एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बायो है, इसमें जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में जो कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी। तो डीएससी में जो सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी हमारा पेपर है, इसमें हम सेकेंड यूनिट पे बात कर रहे थे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो कि राइबोसोम था, हमने बात कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि लाइसोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, कि लाइसोसोम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका फंक्शन कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स होता है लाइसोसोम जो है। क्यों ऐसा होता है, कौन कौन होते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ साइटोप्लाज्म में जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उन सभी को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेलुलर ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक, तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को और भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसे सुसाइडल बैग्स या सुसाइडल पाउच भी कहते हैं हम लोग। ठीक, क्यों कहते हैं? ये आत्महत्या की थैली, किसी भी कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लाइसोसोम कभी कभी अपने ही सेलुलर ऑर्गेनल्स को खा जाता है, यानी कि अपने ही सेल को एक प्रकार से आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, किसी भी कोशिका का जितना वेस्ट बनता है, कचरा बनता है, उन सभी कचड़ों का निपटारा कौन करता है? लाइसोसोम। सभी कचड़े को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। अगला नेचुरल स्कैवेंजर। नेचुरल स्कैवेंजर मतलब किसी भी कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऐसा एक ऑर्गन जो कि कचरा को अलग करने का काम करता है, अच्छे सेलुलर ऑर्गेनल्स को अलग रखता है और बेकार डैमेज सेलुलर ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो फिल्टर कर रहा है वो अच्छे को और खराब को, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल स्कैवेंजर के नाम से जानते हैं। अगला सेलुलर हाउसकीपर्स। भाई जो हाउसकीपर्स होते हैं, जो घर की देखभाल करते हैं, अच्छे बुरे में समझ जिनमें होती है, खराब चीजों को घर से बाहर निकालते हैं, अच्छे चीजों को घर में रखते हैं। सेम ऐसे किसी भी कोशिका में, किसी भी सेल के अंदर अच्छे ऑर्गेनल्स को, सेलुलर ऑर्गेनल्स को रखते हैं और खराब वाले को बाहर डाइजेस्ट करके उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये काम करते हैं लाइसोसोम, इसलिए लाइसोसोम को सेलुलर हाउसकीपर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे नाम है, देख लीजिए। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स या सुसाइडल पाउच के नाम से जानते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ दिस सेल के नाम से जानते हैं, सेलुलर हाउसकीपर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। आप पहले डायग्राम देख लीजिए भाई। ये कोई एक एनिमल सेल है, मान लीजिए। इस एनिमल सेल में ये देखिए डॉट डॉट दिख रहा है, इसका शेप साइज अलग अलग साइज का हो सकता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया, देखिए लाइसोसोम दिखाया गया। इनमें से एक लाइसोसोम को मैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऐसे दिखता है। यानी कि इस लाइसोसोम को जब आप काट करके देखोगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई सिंगल लेयर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड बाइलेयर होता है, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है ये। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भाई, कैसे होता है बनने पर। देखिए ये लिपिड होता है ऐसे, इधर ये एक लेयर लिपिड का, अगला लेयर ये हो गया। तो लिपिड की दो लेयर होती है, लेकिन ये एक मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर के रूप में पाया जा रहा है। इसके अंदर लगभग 50 प्रकार की हाइड्रोलाइजेज एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, ये मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर पाई जाती है। ठीक, ग्लाइकोसिलेटेड लेयर पाई जाती है, ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से जान सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लाइसोसोम आर स्मॉल, छोटी स्ट्रक्चर होती है, कितनी छोटी है देख सकते हैं आप यहाँ पर। स्मॉल है, बिल्कुल गेंद की तरह है, मतलब स्फेरिकल है। स्मॉल स्फेरिकल
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। ठीक, अभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल में ये हमको देखने को मिलता है, और ये प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा, देखना। ऑफन टर्म्ड सुसाइडल बैग, इसको किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक, या पाउच भी कहते हैं। ड्यू टू देयर रोल इन डाइजेशन एंड सेल डेब्रिस क्लीनअप, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जो भी भोजन होता है उनको पचाना, या जो भी बेकार डैमेज सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, या जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो बाहर से आते हैं, उन सभी को क्या करना? डाइजेस्ट कर देना, और कचरे को अलग करना, क्लीन अप करना, इसका काम होता है। ठीक, दे कंटेन ओवर 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनके पास लगभग 50 या 50 से भी ज्यादा प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे लाइक प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, और ढेर सारे मिलेंगे एंजाइम। क्या करते हैं ये? दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, फॉरेन इन्वेडर, फॉरेन इन्वेडर मतलब बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये बैक्टीरिया, वायरस, ये बाहरी पदार्थ है, एंड ओल्ड सेल पार्ट्स, या मान लीजिए किसी सेल का कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर रहा है, आखिरी उसकी एज चल रही, समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो रहा है, तो लाइसोसोम उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गया, खराब हो गया, फट गया, उसको डाइजेस्ट करना, या जब किसी बाहर से भोजन को लिया जाता है उसको डाइजेस्ट करना, या बाहर से किसी बैक्टीरिया या वायरस का हमला हो गया किसी सेल के ऊपर, उसको डाइजेस्ट करना, ये सब किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। लेकिन लाइसोसोम कभी कभी अच्छे सेलुलर ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि खराब ऑर्गन को, खराब ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना उसका काम था, लेकिन कभी कभी अच्छे ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से सेल एक प्रकार से आत्महत्या की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि जब अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देंगे तो फिर यह हमारा कोशिका एनर्जी कैसे बनाएगा? एक प्रकार से उसकी आत्महत्या हो जाएगी। इसीलिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पेज देखते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। देखिए, एक हमारे पास साइंटिस्ट है क्रिश्चियन डी डुवे, इन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी। कैसे करके खोज की? वो अपने स्टडी में जो चूहा होता है, चूहा का जो लीवर था, उनमें मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे थे। ठीक, और उन्होंने एक विचित्र प्रकार के एंजाइम को देखा। ठीक, एक फैंटम एंजाइम, एक विचित्र प्रकार के एंजाइम को देखा कि वो एंजाइम एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर बंधा हुआ था, एक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर था। ठीक, और उसी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को नाम दिया उन्होंने सेलुलर लाइसोसोम। जो सेलुलर ऑर्गेनल सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ था, क्या नाम दिया? लाइसोसोम। और उन्होंने इस लाइसोसोम के एंजाइम्स के क्रियाविधि को समझाया कि ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, इसलिए उसको 1974 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1974 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो चलिए इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड इन 1955 बाय बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे, बेल्जियन के थे। While studying rat liver metabolism, his team identified a phantom enzyme that was sealed in a membrane bound sac. उनकी पूरी टीम ने क्या देखा कि एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था। तो उस मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर को नाम दिया लाइसोसोम ना। These organelles known for containing hydrolytic enzymes and breaking down waste, और वो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता था। उन्होंने पाया, क्रिश्चियन डी डुवे और उनके टीम ने ये पाया कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते थे। वो कभी कभी अपने ही अच्छे ऑर्गन को डाइजेस्ट कर देते थे, इसलिए उसको नाम क्या दिया? सुसाइडल या सुसाइड बैग, सुसाइडल पाउच।
ठीक, उन्होंने पूरे एंजाइम की एक्टिविटी को समझा दिया, इसलिए उनको लेड टू डी डुवे विनिंग द 1974 नोबेल प्राइज। इसलिए क्रिश्चियन डी डुवे को 1974 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, अब देखिए ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे काम करते हैं उनको पूरा अच्छे से समझाया। कौन? क्रिश्चियन डी डुवे और उनकी टीम ने। चलिए अगला देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम मतलब, लाइसो मतलब लाइसिस करना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना, डाइजेस्ट कर देना। जोम मतलब स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो अन्य पदार्थों को डाइजेस्ट कर रहा था। अन्य पदार्थ यानी कि कोशिका के अंदर जो कटे फटे टूटे फूटे पदार्थ होते हैं उनको, या बाहर से जो भोजन लिया जाता है उनको, या फिर जब कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस किसी कोशिका को अटैक करता है तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करता था। नाम क्या दिया गया? लाइसोसोम। देख लीजिए, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट हैविंग ए वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइजेज। उसमें हाइड्रोलाइजेज की पूरी वैरायटी मिलेगी, लगभग 50 प्रकार की वैरायटी, व्हिच रिमेन एक्टिव एट लो पीएच। और ये सारे के सारे जो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है ये कम पीएच पर ही काम करते हैं, यानी एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं। लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं, एसिड मीडियम में ही काम करते हैं। मोस्ट ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर unusually heavily glycosylated which helps to protect them from the lysosomal proteases। अब जैसे देख लीजिए ये लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में जो प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन दिख रहे हैं, जूम करना देखिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन दिख रहा है, ये सब हो सकता है ट्रांसपोर्टर हो ये। तो इनके साथ क्या होता है कि ये अंदर से हैवीली ग्लाइकोसिलेटेड रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बहुत बड़ी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इसके अंदर में जुड़ी होती है प्रोटीन के साथ में, ऐसे मोटी सी लेयर कार्बोहाइड्रेट की जुड़ी होती है, हेवीली ग्लाइकोसिलेटेड। ऐसा होने पर क्या होता है, ध्यान से देखिए कि अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो डाइजेस्टिव एंजाइम कभी भी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को गला नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक, ये सब एंजाइम दिख रहे हैं आपको, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम कभी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को गला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक बैरियर है, ग्लाइकोसिलेटेड कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, मोटा सा लेयर है। ठीक है ना, इसलिए क्या लिखा देखिए तो, ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक, बीच में जो दिख रहा है जितना भी है यहाँ पर बीच में, ये सब मैट्रिक्स है। बाहर में लिपिड बाइलेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर जो दिख रहा है प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिक्सचर हैं, लगभग 50 प्रकार की। उनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं, देख लीजिए, न्यूक्लिएजेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, फास्फोलाइपेजेज, फास्फेटेज, सल्फेटेज, हेक्सोसाइमिनिडेज ए, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, ठीक, एरिल सल्फेटेज ए, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज, स्फिंगोमाइलिनेज एंड ईटीसी। मतलब यहां पर लगभग 50 प्रकार की यहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, 50 टाइप्स। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम आर डाइवर्स इन शेप एंड साइज। मैं पहले बोल दिया हूं कि लाइसोसोम अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कितने सारे लाइसोसोम है, सब अलग अलग साइज के शेप के हो सकते हैं। ये देखिए, ठीक, मैक्सिमम स्फेरिकल ही होंगे, कोई लंबा भी होगा, है ना, कोई थैले जैसा भी होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं। शेप एंड साइज, द डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोलाइजेज सच एज। और जो भी विभिन्न प्रकार के लाइसोसोम मिलेंगे सब में अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे, तो उन सभी डाइजेस्टिव एंजाइम के अलग अलग काम भी होंगे। देख लीजिए, सबसे पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब क्या होता है, देख लीजिए कि लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल टेकन इनटू द सेल वाया एंडोसाइटोसिस सच एज न्यूट्रिएंट या फॉरेन पैथोजन, एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब क्या, देखिए कि सेल के अंदर डाइजेस्ट करना,
किसको डाइजेस्ट करना है? जैसे बाहर में फूड मटेरियल देखिए, इस फूड मटेरियल को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा सेल की इस मेम्ब्रेन को, ये हमारा एक कोशिका था ना, इस कोशिका में सेल का मेम्ब्रेन था, बाहर में कोई फूड पार्टिकल बाहर में था, इस फूड पार्टिकल को मेम्ब्रेन को इनफोल्ड कर दिया गया अंदर की तरफ, इस पार्टिकल को अंदर ले जाया गया। अंदर लेने के बाद देखिए फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा हो रहा है। अब ये फूड का वैक्यूल बन गया। इस फूड वैक्यूल को देखो अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम दिख रहे हैं, ये इन लाइसोसोम के साथ इस फूड वैक्यूल को मिला दिया गया। तो इस लाइसोसोम में जो 50 प्रकार की लगभग एंजाइम थी वो मिक्स हो गई इसमें, देखिए जैसे मिक्स हो गई मामला ऐसे हो गया। अब ये जो फूड वैक्यूल आया था, फूड वैक्यूल यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट हो जाने पर क्या होगा, फूड वैक्यूल के बड़े बड़े पार्टिकल कंपोनेंट छोटे छोटे पार्टिकल एक कंपोनेंट में बदल गए। जैसे छोटे कंपोनेंट में बदल जाएंगे, यहाँ पर जिन मटेरियल का, जिन पदार्थों का जरूरत था कोशिका को, उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन द्वारा, उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा जरूरतमंद चीजों को, कंपोनेंट को, एलिमेंट को। और जो बचे खुचे पदार्थ होंगे जो कोई काम का नहीं है, उसको एक्सोसाइटोसिस द्वारा यहां से बाहर निकाल देगा। ये तो कुल मिलाकर दो चीजें हो रही हैं कि फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले रहे हैं, फूड वेहिकल बन गया। यहां पर लाइसोसोम को मिला लिया जा रहा है। लाइसोसोम जैसे मिलेगा, अब डाइजेस्टिव वेहिकल बन जाएगा, वहां पर भोजन को पचा दिया जाएगा और आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बेकार पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक, देख लीजिए, लाइसोसोम डाइजेस्ट मटेरियल टेकन इनटू द सेल वाया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से जो भी अंदर आ रहा है सबको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का होता है। सच एस न्यूट्रिएंट या फॉरेन पैथोजन, भाई बैक्टीरिया वायरस भी आ सकते हैं, यहाँ पर कोई भोजन भी आ सकता है, ठीक है। फॉरेन पैथोजन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस, बाहरी बेकार पदार्थ, बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं, वो भी अंदर आएंगे तो डाइजेस्ट कर दिया जाएगा उनको। चलिए अगला देखें, ऑटोफेगी। ऑटो मतलब स्वयं, फेगी मतलब खा लेना, सेल्फ ईटिंग। तो अपने सेल के अंदर यदि कोई ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो डैमेज हो गया है, उसको भी खाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, उसको डाइजेस्ट करने का काम। देख लीजिए यहां पर, ये मैं जूम कर रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए कोई ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो डैमेज हो गए हैं, ठीक। तो ये फेगोफोर बनता है, यहां पर क्या बनता है जी, फेगोफोर। फेगोफोर बनता है ईआर से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस्टर्नी होता है ना, चपटा चपटा रोटी के जैसा, वो फोल्ड हो जाता है और उन मटेरियल को पकड़ लेता है, घेर लेता है, वैक्यूल बना लेता है, ऑटोफेगोसोम, और वो लाइसोसोम के साथ आके मिल जाता है और उसको भी डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक। देख लीजिए, दे डिग्रेड वर्न आउट, यानी कि जो फटे हुए, टूटे हुए, डैमेज ऑर्गेनेल्स, जो खराब पड़े हुए हैं ऑर्गेनेल्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, टू रिसाइकल देयर कंपोनेंट फॉर न्यू सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स इंट्रासेलुलर डेब्रिस। ठीक, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है कि यदि कोशिका के अंदर कोई बेकार पदार्थ पड़ा हुआ है, जैसे डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको पकड़ने का काम कौन कर रहा है, ये हमारा फेगोफोर पकड़ रहा है और ऑटोफेगोसोम बनाया, और फिर ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम में ला करके मिला दिया। जब लाइसोसोम में लाकर मिला दिया तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसके इंपॉर्टेंट मटेरियल को, कंपोनेंट को, जो यूज हो सकता है आगे के लिए, रिसाइकल के लिए, उसको क्या कर लेगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एब्जॉर्ब किया जाता है ना, वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि बाहर से आए हुए पदार्थ को भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है और सेल के अंदर मौजूद जो हमारा बेकार सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, डैमेज हो गया, उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। बस याद रखना कि जब ऑटोफेगी किया जाता है तो वहां पर फेगोफोर बनता है। फेगोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी से बनता है, चपटा वाला डबल लेयर मेम्ब्रेन बनेगा। ये डबल मेम्ब्रेनस लेयर का क्या बनेगा, फेगोफोर बनेगा। और डैमेज
सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स या पार्टिकल को घेर के ऐसे एक वैक्यूल बना लेगा, जिसको ऑटोफेगोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम में आके मिल जाएगा। इसको मैक्रो ऑटोफेगी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल को डाइजेस्ट किया जा रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को डाइजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, माइक्रो ऑटोफेगी भी होता है, स्मॉल पार्टिकल को डाइजेस्ट करे तो माइक्रो ऑटोफेगी। अगला चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफेगी। चैपरॉन कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन के द्वारा डाइजेस्ट करने वाले मटेरियल को पहुंचाया जाता है लाइसोसोम तक, तो उनको डाइजेस्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफेगी। ठीक है, चलिए तो ऑटोफेगी मतलब खुद के कोशिकाओं के डैमेज पड़े हुए सेलुलर ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना और उसके इंपॉर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, ऑटोफेगी। अगला डिफेंस मैकेनिज्म देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए कोई एक फेगोसाइटिक सेल है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, चलिए फेगोसाइटिक सेल, जैसे हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स, मान लीजिए मैक्रोफेजेस। ठीक, क्या करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को अंदर एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, क्योंकि भोजन के रूप में ले रहे हैं इसको, तो फेगोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले गए, अंदर ले जाएंगे तो डायग्राम ये बन जाएगा। देखिए जो डायग्राम बनेगा, जो वैक्यूल बनेगा उसको फेगोसोम कहते हैं। इस फेगोसोम को लाइसोसोम से मिक्स कर देंगे, फेगोलाइसोसोम बन जाएगा। फेगोलाइसोसोम बनने के बाद इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर तो लगभग 50 प्रकार की एंजाइम थी, तो इस बैक्टीरिया को लाल कलर का जो दिख रहा है डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद इंपॉर्टेंट मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को, जो जरूरत की चीजें थी। ठीक, और जो बचा खुचा पदार्थ था उसको बाहर निकालने के लिए कैल्शियम सिग्नलिंग चलाया जाएगा, कैल्शियम सिग्नलिंग चलाया जाएगा, और इस वेसिकल को फ्यूजन करके, मेम्ब्रेन में फ्यूज करके बेकार पदार्थों को सब बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सोसाइटोसिस द्वारा। ठीक, कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए लाइसोसोम्स इन व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी में, ठीक, फ्यूज विथ फेगोसोम, देखो फेगोसोम से फ्यूज हो गया, ये लाइसोसोम फेगोसोम से फ्यूज हुआ टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। जो भी बैक्टीरिया वायरस है तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे यहां पर, इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया था देख लीजिए, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये जो फेगोलाइसोसोम बनाना यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर जो मटेरियल अच्छा है, कंपोनेंट अच्छा है, उसको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अब बेकार पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेम्ब्रेन आके इस डब्ल्यूबीसी के इस मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रहा है, तो इसका मेम्ब्रेन यहाँ जुड़ गया ना, तो मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग भी चल रहा है, इस मेम्ब्रेन को यहाँ जोड़ दिया जा रहा है मेम्ब्रेन में। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए ना जी, ये मेम्ब्रेन था, यहाँ पे आया, ऐसे जुड़ गया, यहाँ जुड़ करके यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए, ये मेम्ब्रेन यहाँ की जुड़ गया, ऐसे हो गया, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन का रिपेयर भी तो चल रहा है, मेम्ब्रेन को जोड़ने का भी तो काम किया जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाए, हाँ कमेंट पर लेते हैं, देखिए कि सबसे पहले बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस द्वारा अंदर लिया जाएगा, किसी डब्ल्यूबीसी सेल के द्वारा, मैक्रोफेज सेल के द्वारा, यहाँ डब्ल्यूबीसी सेल लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो अंदर जो वैक्यूल बनेगा उसको फेगोसोम कहेंगे, लाइसोसोम से मिलेगा, फेगोलाइसोसोम बनाएगा, अंदर लिए गए बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बेकार पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द सेल्स। अभी जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये सब न्यूट्रिएंट तो बन रहे हैं,
ये सब न्यूट्रिएंट बनाया जा रहा है और एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो लाइसोसोम का काम न्यूट्रिएंट बनाना भी होता है। आफ्टर डिग्रेडेशन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर डेब्रिस, डेब्रिस यानी बेकार पदार्थ है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट फॉर द सेल। चाहे बाहर से लिया गया कोई बेकार पदार्थ हो या सेल के अंदर का कोई मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया बेकार हो गया है, फट गया है, तो बाहर से लिया गया या अंदर का कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स, उनको जब लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है तो उसके बदले में जो भी न्यूट्रिएंट बनता है उस न्यूट्रिएंट को सेल पुनः अपने साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेता ताकि रिसाइकल में काम आए। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द सेल, न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अगला सेल मेम्ब्रेन रिपेयर, अभी बोला हूं कि जो भी वेसाइकल बन रहा है यहां पर, वो वेसाइकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो रहा है। इसका मतलब ये मेम्ब्रेन, वेसाइकल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हो रहा है, मतलब सीधा सीधा मेम्ब्रेन का रिपेयर भी तो हो रहा है। लाइसोसोम कैन फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिपेयर डैमेज, ए प्रोसेस मेडिएटेड बाय कैल्शियम सिग्नलिंग। इस प्रकार की सिग्नलिंग को किसके द्वारा मेडिएट किया जाता है? कैल्शियम आयन के द्वारा। कैल्शियम सिग्नलिंग चलता है तब जाके वेसाइकल का फ्यूजन होता है। ये वेसाइकल फ्यूज होगा तब यहाँ पर मेम्ब्रेन जुड़ जाएगा। यहां भी होगा, देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ये देखिए, ये वेसाइकल जाके इस मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा तो इसका मेम्ब्रेन यहां पर जुड़ जाएगा। यहां भी कैल्शियम सिग्नलिंग चलेगी। याद रखना, जब भी वेसाइकल फ्यूजन होता है कहीं भी हो, बिना कैल्शियम सिग्नलिंग का नहीं होगा, इसको याद रखना। चलिए अगला हमारे पास क्या देखिए, मेटाबॉलिक सिग्नलिंग, पांचवा और आखिरी फंक्शन है कि लाइसोसोम सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूट्रिएंट सेंसिंग, regulating cell growth and metabolism through the mTOR pathway। mTOR एक सिग्नलिंग है, इस सिग्नलिंग के द्वारा लाइसोसोम न्यूट्रिएंट को सेंस करता है कि सेल को कब न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कितना न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और उसके हिसाब से वो mTOR सिग्नलिंग चलाता है। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है, पढ़े हैं हम लोग, ऐसा था, ये समझ लेना, ठीक, सब तरफ ऐसा है। मैं बोला कि अभी मान लीजिए इस कोशिका को एनर्जी की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, ठीक, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। तो क्या होगा, देखिए, ये जो हमारा सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रोटी जैसा था, वो फोल्ड होगा डबल लेयर में, ये डबल लेयर हो गया, देखिए, और किसी डैमेज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डैमेज्ड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, डैमेज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को घेर लेगा, उसको मैं बोलूंगा फेगोफोर। क्या बोलूंगा जी इसको मैं? फेगोफोर। घेरने के बाद चारों तरफ पूरा जब घेर लेगा, एक थैला बना लेगा, उसको ऑटोफेगोसोम बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको? ऑटोफेगोसोम। अब ये ऑटोफेगोसोम किसके साथ फ्यूज होगा? देखिए, लाइसोसोम के साथ। फिर ऑटोफेगोलाइसोसोम कह सकता हूं मैं इसको। क्या कहूंगा? ऑटोलाइसोसोम या ऑटोफेगोलाइसोसोम? ऑटोफेगोलाइसोसोम, ठीक। अब क्या होगा, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर लगभग 50 प्रकार की एंजाइम्स थी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थी जो कि एसिडिक पीएच पे काम करती हैं, लो पीएच पे। तो क्या करेंगे, ये सभी एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देंगी, डाइजेस्ट कर दी। डाइजेस्ट करने के बाद अब mTOR सिग्नलिंग स्टार्ट होगा। जब mTOR सिग्नलिंग स्टार्ट होगा तो वो क्या करता है, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उसको एक्टिव कर देता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ओपन कर देता है। ओपन करने पर अंदर की जो न्यूट्रिएंट थी, टूटने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट बनी अंदर, वो न्यूट्रिएंट सब कहां पे आ गए? साइटोसेल में आ गए। और साइटोसेल को किसकी जरूरत थी?
न्यूट्रिएंट की जरूरत थी। देखिए यहां पर न्यूट्रिएंट आ गया। तो एमटॉर्स सिग्नलिंग क्या चलाता है? न्यूट्रिएंट को सेंस करता है, न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। दूसरा काम क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ईबी उसको रोक देता है, ई एमटॉर इसको रोक देता है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ईबी काम करेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर के लाइसोसोमल सिस्टम जीन को एक्टिव करता था, जिससे ढेर सारे लाइसोसोम बनते थे। और अभी लाइसोसोम की जरूरत नहीं है, अभी लाइसोसोम था तो बनाने की जरूरत नहीं था। इसीलिए एमटॉर सिग्नलिंग जब भी चलेगा और लाइसोसोम बनाने वाले जीन को क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक। और जब फेगोफोर बन गया, देखिए क्योंकि ये ULK1 जो प्रोटीन था वो फेगोफोर बनाने में मदद करता था। अब फेगोफोर बन चुका, हम न्यूट्रिएंट निकाल चुके, तो अब एमटॉर सिग्नलिंग से क्या होगा? ये ULK1 को भी रोक दिया जाएगा ताकि फेगोफोर और ना बन पाए। इस प्रकार से ये सिग्नलिंग चलता है। तो एमटॉर सिग्नलिंग क्या करता है बोलने पर, किसी भी कोशिका में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को महसूस करता है कि कितना है और हमको कितना जरूरत है, और उसके हिसाब से वो एमटॉर सिग्नलिंग काम करता है। तो लाइसोसोम सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूट्रिएंट सेंसिंग, रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म थ्रू द एमटॉर पाथवे। जब जब एमटॉर पाथवे चलेगा, साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो सेल को न्यूट्रिएंट की कमी महसूस नहीं होगी। न्यूट्रिएंट कहां से आ रहा है? अपने ही किसी डैमेज सेलुलर ऑर्गेनल्स को क्या किया जा रहा है? लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसी बीच में एमटॉर की सिग्नलिंग चलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। लाइसोसोम के अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लाइसोसोम से होने वाले डिजीज क्या क्या है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।